स्टॉक मार्केट में दोस्तों जब आप काम करते हैं तो क्या करना चाहिए उससे ज़्यादा ज़रूरी ये जानना होता है कि क्या नहीं करना चाहिए। तो कई बार तो ऐसा होता है कि हम कंटिन्यूटी में अपने पीछे कुछ कुछ तरह की चीज़ें या आदतें या हमारे बिहेवियर पैटर्न पाल के रखते हैं, तो उनको बदलने में ही टाइम लग जाता है। अभी जब बाजार में इतना बड़ा करेक्शन आया है, एफआईआई की सेलिंग आई है और उसके बाद सबके पोर्टफोलियो में, म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। तो ऐसे में घबराहट हो जाती है आपने जो भी स्टॉक खरीद के रखे थे, क्योंकि जब तेजी होती है तो गधे घोड़े दोनों भागते हैं। मतलब अच्छे स्टॉक्स भी भागते हैं, बुरे स्टॉक्स भी भागते हैं। और पैसा मिलता है तो हमको लगता है क्या ही फर्क पड़ता है, कोई भी शेयर खरीद लो। पर जब बाजार गिरता है ना, तो आपको नजर आता है कि अच्छे स्टॉक्स कम गिरे और बुरे स्टॉक्स बहुत ज्यादा गिर गए। अब बहुत ज्यादा गिरने के बाद में जब निफ्टी या सेंसेक्स में फिर से शॉर्ट कवरिंग आएगी, वो ऊपर चलना शुरू करेंगे, तो जो बुरे स्टॉक्स हैं, जो कमजोर स्टॉक्स हैं, जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो चल नहीं पाएंगे, बाजार ऊपर चला जाएगा। और जो मजबूत स्टॉक्स थे, जो बाजार के गिरने के साथ कम गिरे हैं, वो सबसे पहले भाग के और फिर एक अल्फा रिटर्न जनरेट करते हैं। अल्फा रिटर्न क्या होता है दोस्तों, ये मैं बताता हूं, लेकिन उसके पहले आपको क्या करना है, इस लाइक कर लें, शेयर कर लें वीडियो को। दोस्तों ये किस लिए इंपॉर्टेंट है बता देता हूं मैं, क्योंकि जब गूगल रैंकिंग करता है तो आपके छोटे से एक बटन से सही चीज, क्योंकि मुझे तो और कुछ करना नहीं है, अभी मैं कोई ऐसी सेलिंग करना नहीं चाहता हूं अपने कोर्सेज की। मैं बस ये कोशिश कर रहा हूं कि ये जो तजुर्बा मेरे पास आया है इतने सालों में, ये जो उजाला मुझे मिला है, ये रोशनी मैं सबके साथ बांटना चाहता हूं। तो अगर इसमें आप सहयोग करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो कोई शिकायत वाली बात नहीं है। जो जैसे होगा चलता रहेगा, क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूं अपनी खुशी के लिए कर रहा हूं, और आप लोगों के सहयोग से, एक आदमी के सहयोग से भी बात बनती है। और एक आदमी को अगर उससे सहयोग मिलता है और किसी की जिंदगी बदलती है और किसी को सपोर्ट मिलता है, तो भी मेरी मेहनत वसूल हो जाती है, आपकी भी हो जाती है। चलिए आगे बात करते हैं। तो अल्फा रिटर्न क्या होता है? अल्फा रिटर्न ये होता है कि जब बाजार बढ़ा और निफ्टी आधा % बढ़ी, तब कुछ शेयर ऐसे हैं, या अब सारे के सारे शेयर बढ़ जाए ऐसा नहीं है। आपके पोर्टफोलियो में 10 शेयर होंगे, उसमें से 6 ज्यादा बढ़ेंगे, 2 नीचे जाएंगे, 2 ठीक ठाक बढ़ेंगे। ऐसे करके ऐसा दिखे कि निफ्टी 1% बढ़ी और आपका पोर्टफोलियो 2.5% बढ़ा, तो ये अल्फा रिटर्न जनरेट हो गया कि निफ्टी से ज्यादा रिटर्न आपके पोर्टफोलियो ने दिया। ऐसा कब होगा? जब जो आप स्टॉक आपने लिए हैं ना, वो बहुत अच्छी क्वालिटी के, बहुत अच्छी की क्वालिटी के होंगे। तो क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा दोस्तों कि मार्केट में पार्टिसिपेशन वाले 4 एंटिटीज है। सबसे पहले आपको दिखता है प्रमोटर, डायरेक्टर और प्रमोटर, जो कंपनी के मैनेजमेंट से जुड़े लोग हैं वो प्रमोटर्स हो गए, उसमें एम्प्लॉयज भी शामिल रहते हैं। तो एक तो प्रमोटर हो गया। दूसरा इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड, एफआईआई, ये इंस्टीट्यूशन है, लोगों का पैसा इकट्ठा करके बड़ा पैसा बाजार में डालते हैं। अभी जो गिरावट या सेलिंग आई है वो एफआईआई की सेलिंग की वजह से आए हैं। जैसे हमारे यहाँ के इंस्टीट्यूशन है जो लोगों का पैसा इकट्ठा करके बाजार में डाल रहे हैं, घरेलू संस्थान है जो कहलाते हैं म्यूचुअल फंड्स या डीआईआई, डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। और बाहर विदेशों के लोगों का पैसा इकट्ठा करके जो यहाँ आके लाके लगा रहे हैं वो है विदेशी संस्थागत निवेशक, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो दोस्तों ये 2 एंटिटी बाजार को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। तीसरे में कौन आ जाता है आगे? रिटेल इन्वेस्टर। तो रिटेल इन्वेस्टर जो 2 लाख से कम की कैपेसिटी या 2 लाख से ज्यादा की कैपेसिटी वाले जो इन्वेस्टर है, ये रिटेल हो गए। और उससे ऊपर हो गए HNI, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, है ना, अदर देन रिटेल इन्वेस्टर्स। तो ये अलग अलग पार्टिसिपेंट्स है। अब इसमें जो रिटेल इन्वेस्टर है उसका अपनी छोटी सी दुनिया है। उसके पास हो सकता है किसी कंपनी के 10, 12, 15, 20% तक के शेयर है, और वो अपने हिसाब से खबरें सुन रहा है और वो खबर फैल रही है कि ये ले लो ले लो ले लो, ट्रक भर के ले लो, ये भागेगा। और फिर सबने खरीद लिया, सब चढ़ गए उस गाड़ी में, और उसके बाद में अचानक उसमें पंप एंड डंप किया किसी बड़े आदमी ने बहुत सारा पैसा लेके, जैसा हर्षद मेहता वाला किस्सा था। तो फिर जो भी बगैर लॉजिक के घुसे थे, ये जितने रिटेल इन्वेस्टर्स है, उतर उतर के भागने लगेंगे और बहुत तेजी से वो शेयर नीचे चला जाएगा। तो उनके कुछ करने से, उनके कुछ सोचने से मार्केट में उतना फर्क नहीं पड़ता। उनकी वजह से जो शेयर चलते हैं वो 2% ऊपर जाते हैं, 3% ऊपर जाते हैं और फिर 4% नीचे आ जाते हैं। इतना ही काम हो सकता है। लेकिन दोस्तों अगर इंस्टीट्यूशन ने किसी स्टॉक को बाय किया, क्या इंस्टीट्यूशन आपस में ये तू क्या ले रहा है, तू क्या ले रहा है, ये ले लूं क्या, मेरे जया जी ने ये लिया है, वो मेरे चाचा ये बता रहे थे, ऐसे लेते होंगे? या उनके 50 से 100 लोगों की टीम, क्वालिफाइड लोगों की टीम स्टडी करती होगी, और जब स्टडी करेगी तो कौन से स्टॉक सामने आएंगे? सबसे मजबूत स्टॉक सामने आएंगे। और जब वो स्टॉक्स की खरीदी करेंगे 1000 करोड़, 5000 करोड़, 8000 करोड़ में, तो क्या होगा?
12-15% भागेगा ना स्टॉक। इसी वजह से दोस्तों कि जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हमने अपनी स्टडी उनके साथ शेयर की, तो कुछ नाम सामने आ रहे थे, जोमेटो भी था, गरवारे हाईटेक भी था। तो गरवारे हाईटेक क्यों भागा? क्योंकि हम ये जाके देखते हैं कि इस सेक्टर में, अब मैं फंडामेंटल एनालिसिस कुछ खास टर्म से आपको परिचित करना चाह रहा हूं इस वीडियो में। तो इस सेक्टर में गरवारे हाईटेक ने अभी ईपीएस की ग्रोथ सबसे ज्यादा दिखाई। कंपेयर ईपीएस में ट्रेंड लाइन में जाके हम उसको देख सकते हैं। तो वहां पता लग रहा था कि यार सबसे ज्यादा इस साल में इसकी ईपीएस ग्रोथ है, वो हमने पोजीशन बनाई और वो 37-3800 का शेयर आज 4900 बिक गया। बाजार जरा सा चला और हमको अल्फा रिटर्न मिला। यही जोमेटो में हुआ, यही इंडियन होटल में हुआ, यही IMFA इम्फा में हुआ। तो क्या चीज बता रहा था मैं आपको कि कंपेयर ईपीएस से जाके उस सेक्टर के, आप जब कंपेयर ईपीएस पे जाते हो, चार्ट के ऊपर लेफ्ट साइड में क्लिक किया आपने, तो उस सेक्टर के सारे शेयर सामने आ जाते हैं। आपने टिक किया और फिर क्लिक किया, तो ऑल टाइम में देखना जाओ तो ऑल टाइम में इनमें सबसे ज्यादा ईपीएस किसने ग्रोथ दिखाई? ऑल टाइम मतलब पिछले 15-20 सालों में। फिर 5 सालों में किसने दिखाई? वो भी दिखेगा। फिर आप 1 ईयर करोगे तो 1 ईयर में किसने सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखाई? वो भी दिखेगा। तो अगर आप स्विंग ट्रेडर है तो 1 ईयर में जिसने सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखाई है वो स्टॉक आप खरीद सकते हैं। कब? 4-6 महीनों में, जब भी कोई बड़ा करेक्शन आता है। अब करेक्शन के वक्त आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर क्या पता करेक्शन पूरा हो गया है। हमको तो 26,500 से निफ्टी जब 25,000 आई तब हमको लगा बस हो गया और थोड़ी जाएगा। फिर 25,000 पे हमने लिया और ये तो 23,500 तक भी चला गया। तो इसलिए दोस्तों टाइम की गैप के हिसाब से आपको खरीदी करनी है। खरीदना है स्टॉक को तो टाइम की गैप से फंड के टुकड़े कर लो, तो आपको कभी ये घबराना नहीं पड़ेगा कहां तक जाएगा। और प्रॉफिट में भी मैं आपसे ये कहूंगा दोस्तों कि जब प्रॉफिट कमाने आए तो 37-3800 का कई लोगों ने 4000 पे पूरा बेच के बाहर निकल गए। किसी ने हिम्मत रखी तो 4300 पे बेच के निकल गए। आज 4900 पे कह रहे हैं अरे यार रुक जाना था, कितना पैसा मिलता। तो ये गड़बड़ क्यों हो रही है? क्योंकि हम पंडित बनना चाह रहे हैं। हम यहां पे पूरी तरह सही पूरी तरह गलत होते ही नहीं है। पंडित बनने की जरूरत क्या है? आपने टुकड़े टुकड़े में निर्णय लिया तो आपको आखिरी तक का जो बेस्ट रेट है वो भी चखने को मिलता है, और वर्स्ट रेट पे भी आपको एंट्री करने को, खरीदने को मिलता है। तो आपको कोई घबराहट नहीं होती कि यार ये शेयर इतना नीचे क्यों आ गया। ठीक है, तो एक बात क्या हो गई, कंपेयर ईपीएस एक टर्म हो गई। दूसरा मैं आपसे कहूंगा कि रेवेन्यू ग्रोथ देखो आप, पिछले 10 क्वार्टर में रेवेन्यू की ग्रोथ कितनी हुई है, सेल्स की ग्रोथ कितनी हुई है। कभी कभी ईपीएस तो बढ़ रहा है, प्रॉफिट तो बढ़ते हुए किसी और कारण से बता दिया, लेकिन ये जो बिजनेस है मेन, इसमें ग्रोथ कितनी हुई है कि मैं 100 करोड़ की बिक्री हो रही थी, होते 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 टर्नओवर 500 करोड़ का हो गया। तो हाँ भाई, असली बिजनेस जो कर रहा है ये कंपनी वो बढ़ रहा है। अब आप बोल रहे हो सर बिजनेस के अलावा किस बात से पैसा बढ़ता है, तो मैं आपको बताता हूं। कैश फ्लो में जब आप जाते हो तो कैश फ्लो में 3 तरीके से आपको कैश आते हुए दिखता है। एक दिखता है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब जिस बिजनेस में मेनली हैं, जैसे अब आपको एक कंपनी के बारे में जानो तो आईटीसी के बारे में पता लगे। आईटीसी के बारे में सबको पता है कि हाँ वो सिगरेट्स बनाता है, लेकिन आईटीसी ने बाद में डाइवर्सिफाई करके फूड आइटम्स में गया, फिर वो स्टेशनरी प्रोडक्ट में कॉपी भी बनाता है, फिर उसकी अपने होटल्स भी है, फिर वो फैशन ब्रांड भी है। तो कौन से वाले हिस्से में ग्रोथ हो रही है, कौन से वाले हिस्से से ये कंपनी प्रॉमिसिंग बन रही है, वो सब आपको पहले पता भी हो। पता नहीं होगा तो फिर आप चूक जाएंगे। तो अगर आपके पास चुने हुए अच्छे स्टॉक्स हैं तो फिर उनकी डेप्थ में जा सकते हैं। हमारी हालत क्या है, हम पूरे तालाब में यहां से वहां थकते हुए भागते जा रहे हैं, पूरा तालाब नाप रहे हैं, लेकिन एक जगह ठहरे तो गहराई में उतरे तो शायद आपको कुछ खास मोती मिल जाएगा। तो हमेशा इधर से उधर भागते रहने से बात नहीं बनती दोस्तों। तो कई बार मतलब आम जिंदगी की बात बीच में आई जाती है, तो कई बार लोग अपने नेटवर्क या परिचय बढ़ाते रहते हैं। अरे ये भी जानता है मुझे, वो भी जानता है। अरे ठीक है, आपको 500 लोग जानते हैं, तो उस परिचय का इस्तेमाल होगा कहां, करोगे क्या? कोई पर्पस है आपके पास? तो पर्पस ढूंढने के लिए, जो मीनिंग ढूंढने के लिए आपको रुकना पड़ेगा, एक बार सोचना पड़ेगा करना क्या है। ठीक है, तो अभी बात हो गई कैश फ्लो की। तो कैश एक तो आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर किसी कंपनी का बड़ा है, इसका मतलब इसका असली बिजनेस बहुत सही चल रहा है। फिर आता है कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फिर आता है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग से पैसा आ रहा है लेकिन ऑपरेटिंग से नहीं आ रहा है, मतलब असली बिजनेस तो नहीं चल रहा है।
लेकिन असेट प्ले हो सकता है। हमने किसी और कंपनी में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वो कंपनी चल रही है इसलिए इसको फायदा दिख रहा है, लेकिन इसका अपना बिजनेस नहीं चल रहा है। ठीक है, तो कंपनीज का काम ऐसा ही है, उनका स्टेक होता है दूसरी कंपनीज में। फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी से, तो अगर फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से पैसा आ रहा है तो ठीक है, ये तो उनका बिजनेस ही है। तो कैश फ्लो में CFO, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये लिख के रख लीजिए आप। ये कुछ खास खास बातें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कई बार लोगों को जब पता ही नहीं किसी चीज के बारे में तो वहीं पे डिनायल में आ जाते हैं कि अरे कुछ नहीं होता, किस्मत की बात है। दोस्तों मेरे 15 साल बिगड़ गए किस्मत किस्मत बोलते बोलते, लेकिन फिर भी जब से समझना शुरू किया तब से इस मार्केट में जो कैपेबिलिटी है, तो मैं अपने आसपास के जितने दोस्त हैं उनसे बेहतर स्थिति में हूं, क्योंकि जो मेरी अमेरिकी डेफिनेशन थी उसके हिसाब से मैं वो सब कुछ कर पाया। मैंने जो सपने देखे थे उससे कई गुना आगे जा पाया। अब आपको सेटिस्फाइड रहना है, वो काम बाहर से नहीं आएगा दोस्तों, ना तो वो पैसों से आता है ना लोगों की तालियों से आता है। 2 लाख सब्सक्राइबर मेरे हो गए और सब ने वाह 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 किया, तो इससे ये टिकने वाली चीज नहीं है। ये सोशल एश्योरेंस है जो सबसे कमजोर चीज होती है। तो इसको मैं कई बार दरबार कॉम्प्लेक्स बोलता हूं कि लोग अपने आसपास 10 12 15 लोगों को जो उनकी तारीफें झूठी करते हैं, आपको पता भी है, फिर भी आप चाहते हो वो गुदगुदी होती रहे। तो अगर आपने ऐसा किया दोस्तों, तो जिंदगी में कई सालों के लिए आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। आपको कम से कम 2 दोस्त या 2 लोग ऐसे पालने होंगे जो आपके मुंह पे पंच करे और आपके नाक में से खून निकाल दे, मतलब कोई ऐसी बात बोले जिसमें असली बदलाव की जरूरत हो। नहीं तो वहीं कहीं अटके अटके जिंदगियां गुजर जाती है। मैंने कई जिंदगियों को, कई शानदार लोगों को बर्बाद होते देखा है। तो दोस्तों बात हो गई कौन सी, कैश फ्लो वाली। अब इसके बाद आगे चलते हैं, वहां फाइनेंशियल पैरामीटर्स देखते हैं। ट्रेंड लाइन में आप देखेंगे, आपको फाइनेंशियल पैरामीटर्स देखेंगे, तो फाइनेंशियल पैरामीटर्स में हर बात पे बात हो रही है। तो वो बात कर रहे हैं रेवेन्यू कितना बढ़ा, फिर प्रॉफिट कितना बढ़ा, सेक्टर के कंपैरिजन में कितना है, इसका पी रेशो क्या है, इसका EPS कितना है, इसकी शेयर होल्डिंग, प्रमोटर होल्डिंग कैसी है। ऐसे सारे पैरामीटर्स में आप देखो कि रेड वाले कौन से, सबसे पहले रेड वालों को पढ़ो। हम हमेशा जिन चीज़ों में अच्छे हैं उन चीज़ों के बारे में बात होती रहे और हमारी तारीफें चलते रहे, हमको अच्छा लगता है, लेकिन इससे आगे कैसे बढ़ोगे। जो 2 कमज़ोर बातें हैं उन पे पहले ध्यान दो कि क्या गड़बड़ है। तो अभी वहां पे बारीकी देखनी पड़ेगी कि जैसे उन्होंने कहा प्रमोटर होल्डिंग घट गई है और वहां पे रेड कलर से लिखा है, लेकिन प्रमोटर होल्डिंग 0.05% घटी है, तो ये कोई बहुत रिमार्केबल घटाव नहीं है। वहां पे बता रहे हैं 65% की होल्डिंग थी, अब ये 64.9% हो गई है, तो कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं हो गई है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, तो उसका डिटेल भी समझो दोस्तों। फिर कहीं पे ये कहा गया है कि सेक्टर से अंडर परफॉर्म किया है, सेक्टर परफॉर्म कर रहा है 25% की ग्रोथ रेट से और ये 24.5% के ग्रोथ रेट से परफॉर्म कर रहा है, तो आधा % का ही डिफरेंस है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। हाँ, पर अगर इसके अलावा कोई स्टॉक दिखे जो स्ट्रांग है और वो आउट परफॉर्म करता हो, बाकी सेक्टर ने 25% किया और इसने 40% किया हो, तो जाहिर है इन दोनों में से उसको चुनेंगे। तो ये चुनने का आधार तो आपको पता होना चाहिए ना दोस्तों। पेट्रोस्की स्कोर एक फंडामेंटल एनालिसिस में टर्म है, वो क्या करता है, इन सब चीज़ों को आसान बना देता है। जैसे पैरामीटर्स बोले मैंने 9-10 पैरामीटर्स, तो 9 पैरामीटर्स में से 9 पॉजिटिव है, तो पेट्रोस्की स्कोर 9 होगा। पेट्रोस्की स्कोर 8 होगा क्योंकि 9 में से 8 बातें पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव है। 7 तक पेट्रोस्की स्कोर या 7 से ऊपर का पेट्रोस्की स्कोर हो और साथ में इधर स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी अच्छी दिखे ट्रेंड लाइन में, तो अच्छी बात है। Screener.in में जब आप जाएंगे वेबसाइट में, तो वहां पे आप पीयर ग्रुप के साथ में उस स्टॉक को देख सकते हैं। तो पीयर ग्रुप में क्या चीज देखनी है, पी रेशो से पहले तो कि कौन ज्यादा महंगा है कौन कम महंगा है। पी रेशो क्या बताता है दोस्तों, EPS और पी रेशो में कंफ्यूज मत होना। EPS नेट प्रॉफिट, जो ज्यादा से ज्यादा हो तो अच्छी बात है। पी रेशो प्राइस कितनी ज्यादा है प्रॉफिट की तुलना में, प्राइस बाय EPS। तो पी रेशो कम होना अच्छी बात है। पी रेशो कैसा होना चाहिए, कम महंगा है। अगर पी रेशो कम है, फिर से याद दे लो दोस्तों, अगर आपको कंफ्यूजन हो गया है, इसी वीडियो को 2x स्पीड से सुनो, फिर जहां पे आपको लगे कंफ्यूजन है वो हिस्सा फिर से स्लो करके चलो, नोट करना पड़े नोट कर लो, पॉज करके बीच में कहीं जाके देखना हो Screener.in में, trendline.com में, तो वो सब करो। क्योंकि जो कुछ भी यहाँ पे मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं कोई खुदा थोड़ी हूँ, ना बनना चाहता हूँ। मैं एक मामूली इंसान हूँ, आपका दोस्त बनने के लिए बात कर रहा हूँ कि हाँ
जैसे मैंने स्पाइडरमैन में एक डायलॉग सुना था कि अगर आपके पास ताकत आती है तो उसके साथ एक जिम्मेदारी आती है। तो क्या करूं मैं, अगर मेरे पास बहुत पैसा भी आ जाए तो मैं क्या 3 की जगह 30 चपाती खाने लग जाऊंगा? तो एक फंडा ये भी है दोस्तों कि ज़रूरत से ज़्यादा पैसा, तो जितनी आपकी ज़रूरत है उसके अलावा जो पैसा होता है वो आपको, आपकी औलाद को बर्बाद करता है। जितने जगह की आपको ज़रूरत है उससे अलावा जो जगह आपको मिलती है उस जगह पे आप गोडाउन बनाते हो, कचरा पड़ा रहता है घर भर का फालतू सामान। अगर समय में जितना समय आपको ज़रूरी है उसके अलावा जो समय है और उसका इस्तेमाल आपको आता नहीं है, तो बाकी समय आपको एंजाइटी या डिप्रेशन में डाल सकता है और आप में अलग तरह के वाइसेस या व्यसन पल सकते हैं। तो ध्यान रखें इस बात को कि कभी कभी जितना हो और दे दो, जितना हो और दे दो, ऐसे करने से बात बनती नहीं है। ठीक है। अब एक पैरामीटर क्या बताया कि पीयर ग्रुप में जाके पी रेशो कम हो और साथ में लास्ट कॉलम में आरओसी दिखेगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो पिछले लगातार कई सालों से अगर आरओसी बना हुआ है तो वो कंपनी लंबी रेस का घोड़ा हो सकती है। पर अभी आपको सिर्फ इतना देख के कि आरओसी सर बहुत अच्छा था मैंने खरीद लिया, तो इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि कोई एक पैरामीटर आपने समझा और आप जल्दबाजी में थे, जंपिंग टू कंक्लूजन वाली बात पे आ गए कि एकदम कंक्लूजन पे जंप किया, हाँ 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 समझ आ गया आ गया आ गया, और आप तत्काल चीजें ये सोच के खरीदना चाहते हैं कि फिर नहीं मिलेगा मौका। तो ये गरीबी का सबसे बड़ा लक्षण है। मौका तो दोस्तों, ये अभी सेंसेक्स 1 लाख के पार चला जाए तो भी आपके पास कम से कम 10 से 20 ऐसी स्ट्रांग कंपनीज होगी जो बहुत रिजनेबल प्राइस पे मिल रही होगी। मौका तो हर रोज है यहाँ पे, बस आपको देखना आना चाहिए। वो देखना ही तो हम लोग अपने 1000 करोड़ इन्वेस्टमेंट कोर्स में सिखाते हैं। अब 20 सालों में लोग बोले सर आपने तो 100 कोर्स बना लिया, हम तो बड़े कंफ्यूज्ड हैं। तो दोस्तों मैंने एक कंप्लीट ऐसा अल्टीमेट कोर्स बना दिया है जो इन सब कोर्सेज का निचोड़ निकाल के, मतलब इंट्राडे करूं या ऑप्शन करूं या फ्यूचर ट्रेडिंग करूं या कमोडिटी करूं या क्रिप्टो करेंसी करूं या मुझे जमीन में पैसा लगाना चाहिए, इंश्योरेंस की बात भी लोग करते हैं, क्या करूं? तो उन सब का सार निकाल के स्विंग ट्रेडिंग का एक ऐसा सॉल्यूशन बनाया कि एक हफ्ते में 10 मिनट या एक महीने में 10 मिनट का टाइम हो तो भी आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। और उस कोर्स को मैंने कोशिश की कि एक छोटा छोटा आदमी अफोर्ड कर सके। तो 10,000 का वो कोर्स 90% डिस्काउंट पे 999 में अभी आपको मिल जाएगा, 1000 करोड़ इन्वेस्टिंग कोर्स। और उसमें साथ में हम लोग छोटे छोटे वीडियो और ऐड करते चले जाएंगे। और दोस्तों एक कोर्स बनाया है मैंने, 1 मिनट स्टॉक मार्केट कोर्स, 1 मिनट ऑनलाइन ट्रेडिंग कोर्स, स्टॉक मार्केट कमोडिटी दोनों है उसमें। तो मैंने ये वाली चीज़ स्टडी की थी कि नहीं सर पैसे की प्रॉब्लम नहीं हो, पैसे तो हम आप बोलो उतने दे सकते, कोई बड़ी बात नहीं, इतना तो हम एक दिन में पिज्ज़ा खा लेते हैं, घूम फिर के मस्ती कर लेते हैं। टाइम नहीं हमारे पास, तो जब भी हम कोई बड़ा वीडियो 30 मिनट का देखने बैठते हैं और समझ में नहीं आता तो 5 मिनट में स्किप करके निकल जाते हैं। हमने तो पैसे देके कई बार चीज़ें ले भी ली पर उसको नहीं सीख पाए, तो फिर बाद में उसको देख देख के अपने ऊपर शर्म आती है। तो फिर मुझे लगा कि ये एक प्रॉब्लम है बड़ी। तो 1 मिनट में मैंने ऐसे ऐसे वीडियोस बनाए कि 1 मिनट में जो आपको दिख रहा है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ, वहाँ जाओ और उस पर डिसीजन लेके एक शेयर भी खरीद लो। धीरे धीरे वो 150 वीडियो का सेट है, अगर वो भी आप लेना चाहें तो वो भी 999 में अवेलेबल करा दिया है मैंने, वो भी 10,000 का कोर्स हुआ करता है। तो दोस्तों ये दोनों कोर्सेज आप 1000 करोड़ इन्वेस्टिंग कोर्स या 1 मिनट ऑनलाइन ट्रेडिंग कोर्स आप ले सकते हैं। और हमारे साथ अकाउंट खोलना चाहे तो लिंक हमने दे ही रखी है। बस मैं ये आपसे ये कह रहा हूँ कि आपको फंडामेंटल एनालिसिस में कई सारी चीज़ों को देखना होता है, तो इसमें क्रेडिट रेटिंग होती है। अगले वीडियो में हम उस पर बात करेंगे। आप कमेंट जरूर कीजिए, अपना सवाल भेजिए कि जब मैं स्टडी करना चाहता हूँ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है। तो या तो प्रॉब्लम आपके अंदर होगी ट्रेडिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड, या फिर बाहर की प्रॉब्लम होगी फंडामेंटल एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड। तो दोस्तों ये दोनों पेड कोर्सेज तो मैंने बता ही दिए हैं। बाकी मेरे ऑटोबायोग्राफी की प्लेलिस्ट है, तो वो किस लिए रखी हुई है कि आप जब एक इंसान की कहानी सुनते हो और उससे रिलेट कर पाते हो कि यार इस इंसान को तो वही सारा कमज़ोर सा इंसान था, इसको समझ नहीं आ रही थी कुछ भी, और फिर इसने जब गलतियां करते करते और यहाँ तक जाके कुछ हासिल कर लिया है, तो तब असल में आपके सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। तो पहला काम है ये तय करना कि ये काम करना भी है कि नहीं करना है। क्योंकि अधूरे अधूरे तरीके से अगर आप ये काम करने लगे ना, तो अब समंदर के शहर में गोवा से मैं बोल रहा हूँ, तो वो लोग किनारे किनारे चल रहे हैं तो पैर गिले कर लेंगे, मजा तो थोड़ा बहुत उसमें भी आ जाएगा। लेकिन जो कूद है अंदर जाके लहरों में, तो वहीं पे आपको मोती मिलने वाला है, और वहां जो मजा आएगा उस मजे का अंदाजा आप लगा नहीं सकते। तो करना चाहते हैं तो दोस्तों तय करो। अगले वीडियो का टॉपिक बताइए,
करते हैं जर्नी आगे कंटिन्यू। थैंक यू, बाय।